हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए जो कि आपका जीके का पार्ट, जीके जीएस का जो पार्ट है सामान्य ज्ञान, जहां से आप जानते हैं 2500 प्रश्न पूछे जाने हैं और 25 नंबर के होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि घटना चक्र की जो नई बुक है जीएस वाली, ये पब्लिश कर दी गई है 14 फरवरी 2022 को। तो इसमें क्या है कि जो आपके सिलेबस के पार्ट हैं उनको यहाँ पर टू द पॉइंट नोट में कवर किया गया है, अध्ययन सामग्री, साथ ही साथ 5 मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पर भी दिए गए हैं। जैसा कि जानते हैं पीईटी में टू द पॉइंट नोट वाला जो जिन्होंने बुक अच्छे से कवर किया था उनके जीएस में जो है 95% जो प्रश्न रहे बिल्कुल घटना चक्र से ही आए हुए थे। ठीक है, अब 4-5% इधर उधर कोई भी बुक हो, पूरा वो कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% यहीं से। ठीक है, तो लगभग आप घटना चक्र को यदि आप कवर कर लेते हैं टू द पॉइंट नोट के साथ, तो जीएस की आप लगभग मान के चलिए कि 25 में 20 से 22 प्रश्न तो आप सही करके आएंगे, क्योंकि जो लेवल है आपका जानते हैं वो 12th लेवल का होने वाला है एग्ज़ाम जो होगा। बाकी आजकल जो कंपटीशन का ज़माना आप जानते हैं 10+2 मांगा गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन आप जानते हैं कंपटीशन ज़माने में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उन्हीं की बिहाफ पर यह बनाई गई है टू द पॉइंट नोट के साथ। साथ ही साथ आपको चैनल के माध्यम से आप जानते हैं कि कुछ जो अच्छी खासी प्रैक्टिस सेट है उनको भी कवर किया जाता है। तो यदि चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटा को सब्सक्राइब भी करने के साथ घंटा जो उसकी ऑल नोटिफिकेशन उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो जो कि आप सभी की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है कंटेंट वीडियो के माध्यम से। तो ये बुक आसपास आपके अवेलेबल होंगे मार्केट में। ठीक है, तो आप लोग परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से अच्छा नोट है, एग्ज़ाम के टाइम काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा रिवाइज़ करने के लिए आप लोगों के। बाकी वीडियो के माध्यम से तमाम प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए ही जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बुक में जो दिया गया है, आप जानते हैं कि जो नया आपका पाठ्यक्रम है जो कि 8 दिसंबर 2021 को पब्लिश किया गया था, तो उसी सिलेबस पर सिंपली कह सकते हैं कि आधारित है। बाकी आप जानते हैं जीएस में कुछ खास चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत ग्रामीण समाज में चेंज किया गया है और हिंदी में रस अलंकार वगैरह को हटा दिया गया है, पहले था सिलेबस में। तो ऑलमोस्ट जो है जीएस के लगभग वही हैं सब कुछ, ठीक है, जो पहले थे। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते रहिए, साथ ही प्रैक्टिस सेट को भी अच्छे से कवर करते रहिएगा। और थ्योरी के लिए कोई एक बुक आप अच्छे से कवर करते रहिए। एक बुक ही देखिए, 20 बुक मत कवर करिएगा। यदि आप घटना चक्र से कवर करना चाह रहे हैं तो बुक आप ले लीजिएगा और आप इसी को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, थ्योरी के पार्ट को कवर कराया जाएगा। तो इस बुक में आप देख सकते हैं दोस्त, चैप्टर वाइज दिया गया है ना। चैप्टर 1 में दिया है सामान्य विज्ञान, इसमें आप देखेंगे 3 पार्ट में होगा, भौतिक, रसायन और जीव। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसमाई यानी करंट का दिया है। भाई करंट भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जीके में ही आएगा वो मिक्स हो करके। तो 3 से 5 प्रश्न समझिए करंट, क्योंकि करंट का बोलबाला हर एग्जाम में रहता है। तो 25 में 4 से 5 नंबर आप समझिए कि करंट अफेयर से पूछा जा सकता है, और 20 नंबर आपके जो है वो जीएस के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर भी इम्पॉर्टेंट है। भारत का इतिहास है, भारत के इतिहास के बाद आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी का हो जाएगा, फिर इकोनॉमिक्स दे रखा है, बेसिक थोड़ा बहुत पूछा जाएगा। बाकी आप जानते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट ही ज़्यादा पूछा जाने वाला होता है। भारत और विश्व का भूगोल हो जाएगा। ठीक है, तो भूगोल विश्व के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा आपको कम ही देखने को मिलता है पेपर में, ज़्यादातर आपको इंडियन ज्योग्राफी मिलेगा लेखपाल के पेपर में। साथ ही ये पॉपुलेशन वगैरह पूछ लिया जाएगा।
यूपी और इंडियन, ठीक है। आपको 2011 ही पढ़ना है और थोड़ा बहुत बेसिक जो है कंप्यूटर का ज्ञान पूछा जाने वाला है। तो इन सभी को जो है यहाँ पर 8 चैप्टर में कवर कर दिया गया है टू द पॉइंट नोट के साथ। तो टोटल बुक जो है वो 176 पेज की है। तो टू द पॉइंट नोट के साथ है, कुछ नहीं, बस आपको रीड ही करना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कर लेना है और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहना है। बस इतना काम करना है, ज़्यादा इधर उधर आपको फैलना नहीं है। इतना ही आप करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आइए यहाँ पर थोड़ा देख लो कि किस तरह के नोट पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि सामान्य विज्ञान दे रखा है, तो इसमें जो भौतिक विज्ञान है ना, तो इसमें मापन एवं गतिकी से संबंधित देखेंगे तो बिल्कुल टू द पॉइंट नोट में दिया गया है कि तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। ज़्यादा नहीं, बस टू द पॉइंट नोट। यानी आप कह सकते हैं जैसे कि एग्ज़ाम के पहले आप रिवीजन करते हैं अपने हैंड रिटन नोट का, उसी फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो ज़्यादा कहानियों को नहीं समझाया गया, बिल्कुल टू द पॉइंट नोट है। इसी को आप अच्छे से कवर कर लेंगे बार बार और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर करते रहेंगे, साथ ही साथ ये हम जो प्रैक्टिस सेट होंगे उनको सॉल्व करते रहेंगे, तो सिलेक्शन निश्चित है आपका। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कंटेंट है, बस कंटेंट आप लिमिटेड कंटेंट रखिए और उसी को अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे कंटेंट को। और ख़ासकर मैं घटना चक्र को इसलिए प्रेफर करने की बात करता हूँ क्योंकि इसमें गलतियाँ जो होती हैं, आप जानते हैं एग्ज़ाम के लिए घटना चक्र काफ़ी फेमस है, हर कोई जानता है, जो कि इसमें मिस्टेक ना के बराबर होती, थोड़ा बहुत होती। भाई कोई भी चीज़ हो, थोड़ा बहुत एक दो हो जाता है, लेकिन कह सकते हैं कि हाँ ना के बराबर है। बाकी लेखपाल के लिए इनका जो देखेंगे, एक इन्होंने प्रीवियस ईयर का यानी हल प्रश्न पत्र दे रखा है ना। 5 मॉड्यूल इन्होंने निकाला है लेखपाल के लिए, देख सकते हैं आप यहाँ पर हल प्रश्न पत्र है ना, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2008 से 15 तक जो हुए हैं उनको दिया गया है। यदि आप टेलीग्राम चैनल @ऑनलाइन स्टडी किंगडम पर जुड़े होंगे तो इसका कंटेंट आप देखे होंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको। 2021 एडिशन वाला जो पुराना है, भाई पेपर तो वही होंगे चाहे आप 2025 निकालें, कोई भी हो, ठीक है। तो इसका आप लाभ आप ले सकते हैं। बाकी इसका वीडियो आपको मिल जाएगा पूरा चैनल पर, बुक वगैरह ले लीजिए, वीडियो देख लीजिए, थोड़ा रिवीज कर लीजिए आप। साथ ही प्रैक्टिस सेट के लिए तो तमाम वीडियो आपको मिलेंगी, ठीक है। तो कंटेंट उन्हीं को देखने हैं जो आपके लिए थोड़ा ऑथेंटिक हो, वरना आप पढ़ेंगे तो पढ़ते रहेंगे, ले जाएंगे। इसके बाद सामान्य गणित का भी है, नहीं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा इनका स्टडी मटेरियल है। हिंदी के इसमें हमने 4 वीडियो उपलब्ध कराए हैं, 4 चैप्टर के, 10 से 12 चैप्टर होंगे इसमें। और ये इसमें ये वाला जो आप देख ही रहे मॉड्यूल जो नया अभी पब्लिश हुआ है, तो 5 मॉड्यूल हैं टोटल दोस्तों। यदि घटना चक्र को कवर करना चाह रहे हैं इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, एनफ रहेगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए इन्होंने तो कुछ नया अभी तक मॉड्यूल निकाला नहीं है। अब पीटी के लिए आप देखेंगे, पेट के लिए जो निकाला था उसका यदि वीडियो आप कवर करना चाह रहे हैं तो चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो हैं यूपी SSC के द्वारा जो कराए गए हैं, तो ऑलरेडी वो भी इंक्लूड होंगे सिलेबस में। तो प्रैक्टिस करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी यदि इनका कोई मॉड्यूल आता है प्रीवियस ईयर आधारित तो देखा जाएगा। बाकी सामान्य ज्ञान के लिए जो टू द पॉइंट नोट आप इसी में देखेंगे, तो इसी में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे इन्होंने 1 लाइनर में इन्होंने इंक्लूड कर रखा है, ठीक। तो आप मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, बस अलग से मेंशन नहीं कर रखा है नोट में। तो टू द पॉइंट नोट है इसमें थ्योरी में, ठीक है, जो कि रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ऑलरेडी आप कितना भी पढ़ लें, लास्ट में आप टू द पॉइंट नोट को रिवाइज करते हैं। तो आइए दोस्तों, इसी वीडियो के माध्यम से यहाँ पर जो 5 मॉडल टेस्ट पेपर दे रखे हैं इनको हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं। बाकी थ्योरी के लिए आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसको भी कवर कराने का कोशिश किया जाएगा। तो टोटल जो मॉडल पेपर हैं वह 5 मॉडल पेपर हैं और 20-20 प्रश्न के होंगे। जैसा कि आपके सिलेबस में 25 प्रश्न पूछे जाने हैं, 25 नंबर के होंगे, तो यहाँ पर मान के चलिए कि
आपका जो करंट अफेयर्स का पार्ट होगा वो अभी 4 से 5 नंबर पूछा ही जाएगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो करंट अफेयर्स तो अच्छा खासा पूछा ही जाता है। चलिए दोस्त, पहला प्रश्न है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा प्रोटीन और साथ ही साथ लिपिड से। तो ए और बी दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो प्लाज्मा झिल्ली जिसको आप कोशिका झिल्ली भी कहते हो, तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली होती है जो कि प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। कोशिका झिल्ली का जो निर्माण है वह 3 परतों से जो है मिलकर होता है, जिसमें बाहरी और जो भीतरी परतें हैं वो प्रोटीन के द्वारा, और जो मध्य वाली जो बीच वाली परत होती है उसका जो निर्माण है लिपिड या आप कह सकते हैं वसा से जो है होता है। तो 3 परतें, बाहरी परतें और जो भीतरी परतें हैं उनका निर्माण जो है प्रोटीन के द्वारा, और जो मध्य में होती है उसकी क्या होती है, वह लिक्विड वसा के द्वारा होती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वाधिक राजस्व किस स्रोत से प्राप्त होता है। तो सबसे ज़्यादा जो स्रोत है उत्तर प्रदेश सरकार का वह वाणिज्य टैक्स होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि सैनिटरी मार्ट योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। सिर पर मैला ढोने पर रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करने से। तो याद रखिएगा, सैनिटरी जो मार्ट योजना है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत वर्ष 2001-2 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सिर पर मैला ढोने से रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना था। अगला प्रश्न है आसरा योजना। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की वह योजनाएं जो ग्रामीण विकास से संबंधित होंगी वो आपकी सिलेबस में अच्छी खासी पूछी जाने वाली है। तो बताइए भाई, आसरा योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। शहरी क्षेत्रों की मलिन एवं अल्पसंख्यक बस्ती में मुफ्त आवास उपलब्ध कराने से। थ्योरी के लिए आप घटना चक्र ग्राम समाज को अच्छे से कवर कीजिए, वहाँ पर आपको योजनाओं से संबंधित मिल जाएंगे तथ्य। ग्राम समाज में भी आप 25 में देखेंगे अच्छे खासे प्रश्न योजना से होंगे। तो याद रखिएगा, जो आसरा योजना है इसकी जो शुरुआत हुई है दोस्त वह 20 अप्रैल कब 20 अप्रैल 2013 को 20 अप्रैल 2013 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश का जो शहरी आवास विकास परिषद है उसके द्वारा। अगला प्रश्न है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने प्रतिशत औसत विकास दर प्राप्त किया जाना लक्षित है। सही जवाब होगा 8.5%। यदि वहीं पे 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत यदि एग्रीकल्चर सेक्टर की विकास दर पूछी जानी है तो याद रखिएगा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो है 4.9% की बात की गई है 12वीं पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजना को अगर अच्छे से आपको पढ़ना है तो पेट के लिए हैंड रिटन रूट के माध्यम से अच्छे से करवाया गया था। यह थ्योरी के पार्ट के लिए जब स्टार्ट किया जाएगा तो वहाँ पर कवर करवा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है। सही जवाब होगा दामोदर माउजो को, ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, दामोदर माउजो को किया गया है। और किस लिए इनको सम्मानित किया गया है तो कोंकणी जो उपन्यासकार है इसके लिए जो है इनको सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ प्रस्तावित है। सही जवाब होगा गौतम बुद्ध नगर में, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की आत्मा है
यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई प्रस्तावना। ठीक है, बाकी आप डीपीएसपी के अलावा जो मौलिक अधिकार में आर्टिकल 32 वहाँ पर भी जो अम्बेडकर ने कहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिंपल से पूछा गया है भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, तो प्रस्तावना को। ठीक है, बाकी डिटेल में जब आर्टिकल 32 पढ़ेंगे या पॉलिटी जब टू द पॉइंट नोट कवर किया जाएगा तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य भी किया था? नाम रहा इनका मोहम्मद हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कौन से ऐसे सीजेआई थे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्होंने राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में भी पद ग्रहण किया था, तो वो थे, निर्वहन इन्होंने किया था कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक है, तो अक्सर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि ऐसे कौन से पहले पूछा जाए या अंतिम, तो एक ही ये रहे हैं मोहम्मद हिदायतुल्ला, जिन्होंने राष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में जो है वो निर्वहन किया रहा। आगे बढ़ते हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की डबल सेंचुरी को किस मैगजीन ने 10 यादगार लम्हों में शामिल किया था? टाइम्स मैगजीन, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं 73वां जो संविधान संशोधन है, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था जो बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर लागू किया गया है, संविधान में जोड़ा गया है पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन के तहत। कब का रहा है? 1992 का रहा है। और पंचायती राज व्यवस्था को पूरे देश में जो लागू किया गया वो 24 अप्रैल को ही लागू किया गया था 1993 से। इसलिए हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय संविधान की विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण कौन सा है? तो वो रहा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। भारत की राष्ट्रपति की चुनाव की पद्धति क्या कहलाती है? तो सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम है, एकल संक्रमणीय मत, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। ठीक है, बाकी जब पॉलिटी टू द पॉइंट नोट में देखेंगे तो वहाँ पर कवर किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वरीयता के हिसाब से होता है। आगे बढ़ते हैं। इस सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम को समझाएं तो कम से कम आप यहाँ 10 मिनट समझेंगे। चलिए, निम्न में से संसद की लोक लेखा जो समिति है इसके अध्यक्ष रहें। इन चारों में से बताइए जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है लोक लेखा समिति, इसके अध्यक्ष इन चारों में से कौन थे? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मुरली मनोहर जोशी। निम्न में से किसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? इन 4 स्थलों में से बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा हुमायूं के मकबरे को भी शामिल किया गया है, कुतुब मीनार भी शामिल है, रेड फोर्ट भी शामिल है। तो आप कह सकते हैं उपयुक्त तो सभी यानी समस्त वर्णित जो विकल्प दिए गए हैं सभी के सभी जो है ये विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल हैं। दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में मां शाकंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? तो शाकंभरी की बात की जा रही है। मां शाकंभरी आप यूपी स्पेशल स्टैटिक जीके में भी आप पढ़ते हैं। इनका जो संबंध है अक्सर आपसे पूछा जाता है। शाकंभरी मेले की जो बात की जाती है सहारनपुर में लगता है और वहीं पर जो है ये शाकंभरी माता का जो विश्वविद्यालय के नाम से जो है ये होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। क्लीन एंड ग्रीन का जो नारा है किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है? क्लीन एंड ग्रीन।
सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। बाय द वे अब तो इलेक्शन आने वाला, इलेक्शन चल ही रहा है। आज रिकॉर्डिंग की डेट तक आप जानते हैं कि 2 चरण के मतदान संपूर्ण हो चुके हैं और टोटल 7 चरणों में होना चुनाव है। याद रखिएगा, ये सब आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले तथ्य होते हैं। कितने चरण में चुनाव होगा, उसके बाद सीटें वगैरह आएंगी, सरकारें वगैरह पुनः रिपीट होती या कोई नई सरकार बनती है, तो उस हिसाब से आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो करंट अफेयर का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। किनको कितनी सीट मिली, कितनी महिलाएं सीट हैं, ये सब पूछा जाएगा। चलो, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनावरण तथा वृक्षावरण 15% तक किए जाने का जो लक्ष्य है वो कब तक है? सही जवाब होगा वर्ष 2030 तक, ऑप्शन ए। 7वें पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 का विजेता कौन सा देश है? वह है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जो हराया था वह न्यूजीलैंड को हराया था 8 विकेट से। धामेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो यह वाराणसी के निकट कौन सा स्थल? सारनाथ स्थल, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। बाकी मॉडल टेस्ट के बाद इनका यह आंसर की है, तो आंसर की आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सेट की ओर। नेक्स्ट मॉडल पेपर 2 है। इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहाँ पर की थी? तो याद रखिएगा, इंडिया हाउस की जो स्थापना है वो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंग्लैंड में की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए मक्का का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह कितना निर्धारित किया गया है? तो यह बिल्कुल अपडेटेड है, लेटेस्ट है। इस बुक में यानी 14 फरवरी को पब्लिश किया गया है। और ये जो बुक है आप इसमें बजट 2022-23 जो लेटेस्ट है आपका, साथ ही साथ 21-22 जो इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण है, उन सभी तथ्यों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो आपको ज़्यादा अपडेट होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अपडेटेड बुक है। तो खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए जो मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह कितना निर्धारित किया गया है? आपका सही जवाब होगा 1870 रुपये प्रति कुंटल। उत्तर प्रदेश में नाइट सफारी परियोजना का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? सही जवाब होगा ग्रेटर नोएडा में। 7 अक्टूबर 2020 को जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? सही जवाब होगा महाराजगंज में, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जो एलिजिबिलिटी जो अर्हताएं हैं, ठीक है, उनके संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। यानी जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश बनने, न्यायाधीश नियुक्ति होने की जो योग्यता होनी चाहिए, इनमें से कौन सा इस बारे में गलत है आपको बताना है। तो पहली बात बताई गई कि वह भारत का नागरिक हो, बात बिल्कुल सही है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे दूसरा पूछा बताया जा रहा है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में उसने कम से कम 15 वर्षों तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो। तो योग्यता में देखेंगे जो दूसरा कथन दिया है यहाँ पर, यदि 10 होता तब सही हो जाता, 15 दिया है, इसलिए यह जो है गलत है, बाकी पहला सत्य है। तो दूसरा ही आपका यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। कम से कम 10 वर्षों तक एक या एक से अधिक न्यायालयों में निरंतर वकालत की हो, बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ पर जो बी दे रखा है यह गलत है, यहाँ पर 10 होना चाहिए था, तब ये सही हो जाता। संविधान में स्वतंत्रता की अधिकार का जो उल्लेख है
वह कुल कितने अनुच्छेदों में किया गया है। तो स्वतंत्रता को जो अधिकार आप जानते हैं जो शुरू होता है आपका, वह 19 से लेकर के 19, 20, 21, 22 और 23, 24 में तो बलात्श्रम कहा जाता है, ठीक है। तो 19 से लेकर के आप कह सकते हैं 22 तक की बात की जाती है, ठीक है। तो 19, 20, 21 और 22, यानी यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, ठीक है, 4। 19 आप जानते हैं कि स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। इन स्वतंत्रता के अधिकार में जानते हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। 19 में भी 6 चीज़ें दी रखी, अंदर में घुसकर पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा, टू द पॉइंट नोट में कवर किया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे 19 के बाद जो 20 आर्टिकल है आपका, जो कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस की बात करता है ना, अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंध में जो संरक्षण की है। वहीं पर यदि आप 20 के बाद 21 में देखेंगे तो 21 जो नंबर है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है ना। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हो गया आपका। 22 नंबर में जिसमें कि कुछ दशाओं में आप देखेंगे गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण की बात करता है। तो 19, 20, 21, 22 4 तरह के हैं, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा लें अपना, कहें अच्छा 19 भी है, फिर 20 है, 21 ए भी तो है, 21 है, फिर 22 तो 5 हुआ ना, यहाँ पर 5 लगाएंगे हम, हमारा आंसर ये होगा। लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं आपकी जो संविधान में लगभग के अकाउंट में देखेंगे तो 395 आर्टिकल दिए रखे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर यदि आप संख्या के हिसाब से देखोगे तो लगभग 500 आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल पे तौर पर जैसे 21 के बाद 22 आता है, लेकिन 21 ए आ जाता है, ठीक है, 21 ए। तो इनको नंबर के हिसाब से काउंट करोगे तो 5 होंगे, लेकिन संख्या के हिसाब से देखोगे तो 21, 22, 19, 20, 21, 22 4 ही हुए। तो इस हिसाब से आपको लगाना होगा आंसर, ज़्यादा आपको अपना ज्ञान नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अनुच्छेदों में बात करना है, संख्या के हिसाब से नहीं, इसलिए ऑप्शन बी होगा। चलिए, हो सकता है डाउट रहा हो तो संदेह दूर हो गया हो। अगला आपका है लोकसभा का प्रमुख पीठासीन जो अधिकारी होता है वह कौन होता है। आपका सही जवाब होगा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। वर्तमान में कौन है तो ओम प्रकाश बिड़ला, ठीक है। कौन है? ओम प्रकाश बिड़ला, ठीक है, ओम प्रकाश बिड़ला। बिल्कुल गलत, नाम इनका ओम बिड़ला ही है, ठीक है, प्रकाश नहीं है। तो आपको ऑप्शन में ओम बिड़ला ही दिखेगा। अगला प्रश्न है जेके जो मंदिर है यह कहाँ पर अवस्थित है, इसकी लोकेशन यहाँ पर पूछी गई है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी कानपुर नगर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये न कानपुर रट के चले गए हो और वहाँ पर यदि ऑप्शन में दे दिया जाए उन्नाव, कानपुर देहात, हरदोई, नन ऑफ दी अबव, तो आपका आंसर नन ऑफ दी अबव लगाना, क्योंकि कानपुर नगर में है ना कि देहात में। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, नगर याद रखना। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा अकशेरुकी आपको बताना है। तो इन चारों में से आपका जो सही जवाब बनेगा स्क्विड, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। तो कोलोसल स्क्विड जो है वो सबसे बड़ा अकशेरुकी है और इसमें आप देखेंगे तो 12 से 14 मीटर जो है वो लंबा हो सकता है यहाँ, ठीक है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था, है ना, खुद नहीं करवाए थे आप, तो आप कह सकते हैं किसने करवाया था। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण आपको बताना है, दैट इज अशोक, ऑप्शन बी। तो थ्योरी के लिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप लोग
सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर बनाने से कोई मतलब नहीं। तो याद रखिएगा, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था और इस स्तंभ के शीर्ष पर देखेंगे तो सिंह की आकृति आपको बनी मिलेगी, जो कि शक्ति का प्रतीक होता है। सिंह की जो आकृति है वो शक्ति का प्रतीक होता है और इस कृति का भारत सरकार ने जो है अपने प्रत्येक चिन्ह में जो है अपना जो प्रतीक चिन्ह है उसमें क्या है, अपनाया है, अशोक चक्र। चलिए अगला है आपका 11 नंबर। निम्नलिखित युद्धों में से एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा, किसकी, जिहाद की घोषणा की थी। सही जवाब आपका बनेगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को जो है बाबर और राणा सांगा के मध्य जो है हुआ था। ठीक है, बाबर और राणा सांगा, और इसमें राणा सांगा साहब जो रहे वह पराजित हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वह कुल जनसंख्या का कितना % है। तो यहाँ पर चाइल्ड पॉपुलेशन की बेसिकली बात की जा रही है। तो सेंसस 2011 के हिसाब से आपको बताना होगा। यहाँ पर सही जवाब आपका बनेगा 15.4% है उत्तर प्रदेश का। यदि वहीं पर आपसे पूरे इंडिया लेवल की यदि बात की जाए, दैट इज राष्ट्रीय स्तर पर, तो आपका आंसर जो बनेगा वह 13.6%। ठीक है, यानी टोटल जो पॉपुलेशन है पूरे भारत की, उसमें बच्चों की पॉपुलेशन 0 से 6 आयु के वर्ग की देखेंगे तो टोटल पॉपुलेशन का 13.6 है। वहीं यूपी में देखेंगे तो यूपी की टोटल पॉपुलेशन का 15.4% है। वर्तमान में आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है। सही जवाब होगा वर्तमान में ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जो अनुवांशिकता की जो खोज रही है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए अनुवांशिक विज्ञान का जनक भी मेंडल को ही कहा जाता है। अगला है गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला। तो गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला कहाँ पर लगता है। तो गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला कहाँ पर लगता है, सही जवाब होगा ये हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में लगता है, उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन बी। निम्नलिखित नृत्यों में उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का एक नृत्य जानते हैं आप, यह है कथक, जबकि कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है, और भरतनाट्यम यदि पूछा जाता है तो मालूम होना चाहिए तमिलनाडु का है, और ये आपका उड़ीसा का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है, कथक। उत्तर प्रदेश में जनघनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश का पूछा जा रहा है, जो कि 829 होगा। पूरे भारत का पूछा जाता तो आपका आंसर होता 382। उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वह कितना है, सेंसस 2011 के हिसाब से। यूपी का पूछा जा रहा है, सही जवाब आपका हो जाएगा लिंगानुपात जो है वो 912 है उत्तर प्रदेश का। पूरे देश का पूछा जाता तो 944 रहा है। वहीं पर यदि आपसे यूपी का चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछा जाता है तो 902 है, याद रखना। तो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन ए। टमाटर में जो लाल रंग है ये किस कारण होता है। तो इसका जो कारण है, इसके लिए जो उत्तरदायी है वह लाइकोपीन होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का देश की कुल नगरीय जो जनसंख्या है इसके संदर्भ में कौन सा स्थान है। नगरीय जनसंख्या, ध्यान दीजिएगा, तो नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तो आपका महाराष्ट्र में है, इसके बाद अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है, तो दूसरे स्थान पर आएगा ऑप्शन बी। जबकि वहीं सबसे ज़्यादा यदि पॉपुलेशन पूछ लिया जाता तो यूपी पहले पर आता।
देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या, देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या आपको बताना है कहाँ पर निवास करती है इन 4 प्रदेशों में से। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति पूछा जा रहा है, ध्यान देना। जनजाति यदि पूछा जाता एसटी तो आपका उत्तर मध्य प्रदेश हो जाता, लेकिन यहाँ पर एससी पूछा जा रहा है तो एससी पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, तो याद रखिएगा। और वहीं पर अनुसूचित जाति जनसंख्या में यदि पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा जाता कि पॉपुलेशन परसेंटेज, ये तो है पॉपुलेशन, वहीं पे प्रतिशतता में अगर पूछा जाता तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशतता होता पॉपुलेशन परसेंटेज एससी की वह पंजाब में है, लेकिन जनसंख्या में अपना उत्तर प्रदेश है। तो इन्हीं 20 प्रश्नों के साथ आपका मॉडल टेस्ट पेपर 2 कंप्लीट हो जाता है। यह आंसर की है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सेट नंबर आपका तीसरा है। प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया है? सही जवाब होगा मुमताज महल। ताजमहल का जो निर्माण है वह मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने करवाया था। और ये शाहजहां की जो तीसरी बेगम रही मुमताज महल, ठीक है, इनकी याद में 1632 से लेकर के 1653 के मध्य जो है ये 1632 से लेकर के 53 के मध्य इसका जो है निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि जौनपुर की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जौनपुर की। सही जवाब होगा हुसैन शाह सरकी ने, ऑप्शन ए। कब करवाया गया था? सन 1478 में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा लखनऊ में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? सही जवाब होगा 66वें स्थान पर है, ऑप्शन ए। सर्वाधिक नहरें उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं? ऑप्शन यहां पर आपका बी सही जवाब होगा पश्चिमी भाग में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कोयला किस क्षेत्र में, किस जिले में पाया जाता है? किस जिले में पाया जाता है? तो सोनभद्र है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यूपी जी की पढ़िए, उसमें आपको मिलेगा जो सिंगरौली रीजन पड़ता है सोनभद्र का, वहाँ पर आपको कोयले के लिए है। लकड़ी के खिलौने उत्तर प्रदेश के किन जिलों में बनाए जाते हैं? सही जवाब होगा आपका लखनऊ, वाराणसी, ऑप्शन बी। ठीक है, और एक और सामान होता है आपका एक, जैसे कि बेंत की जो छड़ियाँ होती है ना, बेंत की छड़ियाँ, वो आपको बरेली जिले में बनाई जाती हैं। खेल के सामान निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश के कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? सही जवाब होगा, एक और ऑप्शन ले लो आप, ऑप्शन सी आगरा, मेरठ, और ऑप्शन डी में आप ले लो कानपुर, बरेली। इन 2 जिलों को आपको सेलेक्ट करना है खेल के सामान की निर्माण हेतु। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आगरा व मेरठ। ठीक है, तो आगरा और मेरठ यहाँ पर सही जवाब होगा, 2 जिले। अगला प्रश्न है समतल पर बने कोण का जो मात्रक है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा रेडियन। समतल पर बने कोण का मात्रक क्या कहलाता है? रेडियन।
उत्तर प्रदेश में कंबल का निर्माण किन स्थानों पर होता है? तो वह है मुजफ्फरनगर, नजीजाबाद, लावड़, मेरठ। ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो बृहत्तम उद्योग है वो है हथकरघा उद्योग। ऑप्शन बी। डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो यह जो स्थित है, सही जवाब होगा लखनऊ में। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हिस्टोलॉजी। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? वह है पूर्वांचल रीजन। सबसे ज्यादा वर्षा आप जानते हैं गोरखपुर में होती है। हिमालय से निकलने वाली नदियों का समूह कौन सा है? तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं तो गंगा हो जाएगी, गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, राप्ती। तो इसमें से कौन सा समूह मिल रहा है? तो देखिए, तो इसमें जो सही समूह है वो आपका ए साहब जवाब सही है। ठीक है, रामगंगा, घाघरा, राप्ती, ये समूह जो आपका सही है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो गोरखपुर का है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। किन दो नदियों के संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है? तो पंचनद में जो आते हैं समूह उनमें से आपको एक चूज करना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा अलकनंदा। तो सब में इंक्लूड तो भागीरथी प्लस जो अलकनंदा होगी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। भागीरथी अलकनंदा जब मिलती हैं तब देवप्रयाग उत्तराखंड होगा। ठीक है, देवप्रयाग। अगला है परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? वह होगा बेतवा नदी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। तो ये कहाँ पर है? यह झांसी में पड़ जाती। ठीक है, कहाँ? झांसी में परीक्षा बांध है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस इम्पॉर्टेंट डे है। आपका सही जवाब होगा 22 अप्रैल को। कथकली कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? कथकली, तो आपका सही जवाब होगा केरल का। ऑप्शन ए। तो दोस्तों इसी 20 प्रश्नों के साथ आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये इनका आंसर की है। आगे बढ़ते हैं। अगला सेट नंबर आपका 4 है। पहला प्रश्न है दोस्तों, तो पारिस्थितिकी दबाव की जो इकाई है वह क्या है? आपका सही जवाब बनेगा बार। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। तो याद रखिएगा, पारिस्थितिकी दबाव या वायुमंडलीय जो दबाव है इसका जो गैर एसआई मात्रक होता है वह बार होता है, जो कि कितने के बराबर होता है? तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको जो है इसी एसआई मात्रक के रूप में पास्कल, ठीक है, पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। और एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। ठीक है,
साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? सही जवाब होगा बहुलिति परावर्तन और व्यतिकरण, ऑप्शन ए। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पर होती हैं? जबड़े में। कहाँ? जबड़े में, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या बतानी है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा 7। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा चैडविक ने। कब की थी न्यूट्रॉन की? तो वर्ष 1932 ईस्वी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो नर्मदा घाटी, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। और इसकी सबसे पहले जो खोज की गई थी वह वर्ष 1982 में। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर क्या था? जो पत्तन नगर था वह था लोथल, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। लोथल जो है सिंधु घाटी का ऐसा स्थल है, एकमात्र स्थल जहाँ से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, जो कि नगर के ठीक पहले स्थित हैं। त्रिपिटक क्या है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ठीक है, त्रिपिटक जो है बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी भिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में जो है बांटा गया था और इसी को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक में जो आते हैं, पहला आ जाएगा आपका विनय पिटक होता है। विनय पिटक में जो बौद्ध धर्म रहा उसके धार्मिक सिद्धांत की बात की गई है, यानी जो विनय पिटक है इसमें संघ संबंधी होंगे। ठीक है, संघ संबंधी नियम बताए गए हैं। और सुत्त पिटक में है धर्म संबंधी, यहाँ धर्म संबंधी बात की गई है सुत्त पिटक में। और तीसरा जो पिटक है आपका वो अधिधम्म पिटक है। क्या है? अधिधम्म पिटक। इसमें जो बौद्ध धर्म रहा इसके दार्शनिक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। तो विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक में धर्म सिद्धांत दिए हैं। अधिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत की बात की गई है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अलकनंदा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। तो बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा की तट पर स्थित है, याद रखिएगा। जबकि आपका जो केदारनाथ है ना वो मंदाकिनी की तट पर पड़ता है। ठीक है। पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आलिया भट्ट को। भारतीय संविधान की स्थापना कब की गई थी? संविधान सभा। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह क्या है? बाघ। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो हुई है वह 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है वो घोषित किया गया कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन की द्वारा। नौका दौड़ किस पर्व से संबंधित है? ओणम,
ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। ओणम पर्व अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यह केरल का है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। यमुना नदी का उद्गम स्थान आपको बताना है। तो यमुना नदी का जो उद्गम है यह यमुनोत्री की जो बंदरपूछ है वहाँ से होता है। तो याद रखिएगा, बंदरपूछ चोटी के पास से उद्गमित हुई है यमुना नदी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कंप्यूटर की स्मृति का मापन जो किया जाता है वह किसके द्वारा? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा, बिट्स के द्वारा। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है नाइट्रोजन, लगभग देखेंगे 78% होती है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? सही जवाब होगा भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह कारक है जिसमें वस्तु अपनी पुरानी जो अवस्था है वह छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन जो कारक है वो हटा लेने पर पुनः वो जो है अपनी वास्तविक रूप धारण कर लेती है। तो जल का वाष्प में परिवर्तन जो होता है वह भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। आंसर शीट है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला आपका सेट नंबर 5 है। पहला प्रश्न है, पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल जो है वो बल दाब की इकाई है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। और एक पास्कल बराबर कितना होता है? तो एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? निर्वात है, जल है, वायु है। न्यूनतम होगी। प्रकाश की गति कांच के माध्यम से जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। जिस पदार्थ या वस्तु का जो अपवर्तनांक ज़्यादा होता है तो उसमें जो प्रकाश की गति है ना वह सबसे कम होती है। तो इन चारों में यहाँ पर देखोगे तो कांच का जो अपवर्तनांक है वह सबसे अधिक होगा, जिसे प्रकाश की गति क्या है? न्यूनतम होगी। अगला प्रश्न है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? ऑप्शन यहाँ पर होगा कि सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की दशकीय जो वृद्धि दर है वह कितनी है? यूपी की बात की जा रही है। सही जवाब होगा दशकीय जो वृद्धि दर है वह 20.9% है। चलिए अगला प्रश्न है कि परमाणु नाभिक किसने खोजा था? परमाणु की जो नाभिक की खोज की थी किसने? सिंपल सी बात है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था 1911 में। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? वर्धा में। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद सरकार की निर्माण की घोषणा कब की गई थी? तो आज़ाद हिंद सरकार की जो घोषणा रही है यह है 4 जुलाई 1943 को। जो रास बिहारी बोस रहे इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की जो कमान रही है
वह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी 4 जुलाई 1943 को। उसके बाद 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर, सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, जिसे कि आज़ाद हिंद सरकार के नाम से जो है वो गठित किया था। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। कहाँ पर, सिंगापुर में। स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन थी? प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल जो थे स्वतंत्र भारत की, कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। यदि वहीं पर पूछा जाता है स्वतंत्र भारत की प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है, यहाँ पर प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जा रही स्वतंत्र भारत की, लॉर्ड माउंटबेटन लगाओगे। यहीं पर होता प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो राजगोपालाचारी लगाते आप। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? सही जवाब होगा 24 कैरेट। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। भागीरथी जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से निकलती है? भागीरथी। सही जवाब होगा भागीरथी। ये गंगोत्री से लगभग 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग के शिखर के नीचे जो गोमुख ग्लेशियर है, हिमनद है, वहाँ से जो है ये निकलती है। भारत के किस राज्य में फुलहार झील स्थित है? फुलहार झील। सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। और फुलहार झील से ही आप जानते हैं जो गोमती नदी बहती है यूपी में, ठीक है, फुलहार लेक से ही जो है इसका उद्गम माना जाता है, याद रखिएगा। और फुलहार जो झील पड़ती है ये आपका जो पीलीभीत है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ एक स्थल है मादो टांडा, ठीक है, वहाँ से निकलती है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान निम्न में से क्या है? वह है खेतों में जिप्सम का उपयोग। ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। राष्ट्रीय। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो सही जवाब आपका होगा संसद की किसी भी सदन में जो है वो स्टार्ट किया जा सकता है, लगाया जाता है। चलिए अगला है आपका 6 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? वर्ष 2001 में। भारत रत्न आप जानते हैं सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर स्थित है? मसूरी में। 6 जनवरी 2022 को किस शहर में देश के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? हैदराबाद में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। तो दोस्तों इसी 20 प्रश्नों के साथ आपका मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों आपने जो घटना चक्र के लास्ट में जो 5 मॉडल टेस्ट पेपर रहे हैं वो आपने कंप्लीट कर लिया है पूरा एक ही वीडियो में।
और यदि आप लोगों को थ्योरी का पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, फिर उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी और बुक को कंप्लीट कराया जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं दोस्त तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही आज नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।